हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, कैसे हो। आज अपन जो कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसकी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका प्रथम चैप्टर करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसमें अपन 40 छोटे क्वेश्चन करेंगे। वो 40 छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसमें पाठ का लगभग पूरा सारांश आ जाएगा। इसी जो बड़े क्वेश्चन करेंगे ना, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करने में अपन को बहुत सहायता मिलेगी। वो क्वेश्चन करने ईजी हो जाएंगे क्योंकि इसमें लगभग पूरे बायोडाटा अपन जो मेन चीज़ें वो अपने क्लियर हो जाएंगी। तो चलो अपन इसका प्रथम क्वेश्चन करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के समय कौन सा भाषण दिया। यानी अपना देश 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। तो जब अपना देश आज़ाद हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के समय जो जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई, उसमें देश की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के सामने एक भाषण दिया था और उस भाषण का नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आया हुआ है और इस क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दे। ये क्वेश्चन वैसे भी जीके का क्वेश्चन बनता है तो इसके ऊपर अपना आपको फोकस रखना है। सेकंड क्वेश्चन, देश की आज़ादी से पहले कौन सी दो बातों पर सहमति बनी। यानी अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद कैसे हुआ। आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी। अपने देश के जो कांग्रेसी नेता थे, आंदोलनकारी नेता थे, उन्होंने बहुत यातनाएं सही थी, बहुत कष्ट सहे थे, बहुत मेहनत की थी देश की आज़ादी के लिए, उन्होंने बहुत पसीना बहाया था। तो उस आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसी समय दो बातों पर सहमति बन गई थी कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो इन दो बातों पर अमल किया जाएगा। तो वो दो बातें कौन सी। तो लोकतांत्रिक सरकार को अपनाना, यानी देश में लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव कराए जाएंगे और उसी आधार पर सरकार का गठन किया जाएगा। जो लोकतांत्रिक आधार पर सरकार बनेगी वो जनता के सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। सेकंड है सबके भले के लिए काम करना, गरीब व कमज़ोर वर्ग का विशेष ध्यान रखना। यानी देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो गरीब व्यक्ति हैं, या पहले तो समाज के सभी वर्गों पर ध्यान दिया जाएगा और ख़ास करके जो गरीब व्यक्ति है, कमज़ोर वर्ग है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति थोड़ा अमीर है, ठीक है, वो तो अपना खुद अपने आप ही कर लेगा। ज़रूरत तो गरीब और कमज़ोर पर ध्यान देने की है, तो ज़्यादा गरीब व कमज़ोर वर्ग पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे जो देश में असमानता की खाई है उसको कम किया जा सके। अब थर्ड क्वेश्चन, सन 1947 में देश की आज़ादी के साथ सन 1947 में देश की आज़ादी के साथ किन किन कठिन परिस्थितियों का जन्म हुआ था। यानी सन 1947 में अपना देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन आज़ादी के साथ कई कठिनाइयाँ भी आई थी। यानी देश को आज़ादी मिली थी वो किसके साथ मिली थी, विभाजन के साथ मिली थी। विभाजन के साथ मिली थी तो विभाजन हुआ तो मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना था, हिंदुओं के लिए भारत यानी इंडिया हिंदुस्तान बना था। तो मुस्लिम है, जनता है, वो तो पाकिस्तान की तरफ भागने लगी, हिंदू है वो भारत में रहने के लिए इधर उधर भटकने लगे। तो इनसे बहुत बड़ा विस्थापन हुआ, इधर उधर भाग दौड़ हुई, तो हिंसात्मक गतिविधियाँ भी हुई, लोगों का घर बार छूट गया। तो इसमें बहुत बड़ी समस्याओं का जन्म हुआ। तो देश की आज़ादी के साथ देश का विभाजन, हिंसा व विस्थापन जैसी समस्याओं का जन्म हुआ। अब चौथा क्वेश्चन कि राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियों के नाम लिखो। यानी जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहली समस्या तो यही थी कि अपने देश का राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए। अब राष्ट्र निर्माण में 3 समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या थी देश की एकता को बनाए रखने की चुनौती, कि यानी अपना देश है, बड़ा देश है, महादेश है, गरीब देश भी था, अशिक्षित भी था, उसमें बहुत सी जातियों के लोग निवास करते थे, विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, विभिन्न जातियाँ थी, उच्च जाति, निम्न जाति, विभिन्न
संस्कृतियों के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, इस प्रकार विभिन्नताएं थी। तो इन सभी लोगों में एकता कैसी बनी रहे, ये अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। यानी देश आज़ाद होने के बाद राष्ट्र का विकास करने, राष्ट्र निर्माण के लिए समस्या थी कि पहले देश की आज़ादी के समय ये निर्धारित कर लिया था, आज़ादी से पहले ही, कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो देश में लोकतांत्रिक आधार पर शासन किया जाएगा। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी थी। सोच तो लिया था, क्योंकि जब ये सोचा गया था कि देश में लोकतांत्रिक आधार पर शासन किया जाएगा, लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव करा करके सरकार का गठन किया जाएगा, तो विदेशों में भी भारत की निंदा की गई थी कि भारत एक गरीब देश है, बड़ा देश है, अशिक्षित देश है, इसमें इस प्रकार से चुनाव कराना, चुनाव लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव करा के सफल होना मुश्किल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बहुत विदेशों में निंदा की गई थी कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लोकतांत्रिक आधार पर देश का शासन कराने के लिए ये बात कह रहे हैं, ये एक दिन खुद ही पछताएंगे। तो ये, लेकिन भारत अपनी बात पे अडिग रहा और अपने चुनाव करा के देश में लोकतंत्र को कायम किया। और जब अपना देश आज़ाद हुआ था, चुनाव कराए, यानी अपने देश में की आज़ादी के तुरंत बाद लोकतंत्र को अपना लिया था, लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव कराए, तब से लेकर आज तक अपने देश में लगातार लोकतंत्र कायम है, कभी लोकतंत्र भंग नहीं हुआ। और इसी प्रकार एक भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसमें भी देश की आज़ादी के तुरंत आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लोकतंत्र कायम है। तीसरी चुनौती थी समाज के सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती। यानी देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन समाज के सभी वर्ग, इसमें ऊंच जाति, निम्न जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय, अल्पसंस्कृति के समुदाय थे, इन सभी वर्गों का विकास कैसे किया जाए, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, इन सभी वर्गों का विकास कैसे किया जाए, जो एकदम कमज़ोर तबके के लोग हैं उनका विकास करके उनको ऊपर कैसे लाया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब अगला क्वेश्चन है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी। तो भारत की खोज पुस्तक यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी मतलब खोज, ऑफ इंडिया यानी भारत की, यानी भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी भारत की खोज पुस्तक? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है भारत की खोज पुस्तक में किसका वर्णन किया गया। तो किसका वर्णन किया गया? विविधता में एकता। यानी भारत है, भारत में विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, तो इस आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस समस्या ये कि इतने क्षेत्रों में विभिन्नताएं हैं, फिर भी ये क्या है, भारतीय, इतनी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, इस आधार पर विभिन्नताएं होने के बावजूद भी ये क्या कहा जाता है इनको सभी को कि ये भारतीय हैं। तो इस विविधता होने के बाद भी इसमें भारतीय आधार पर इसमें एकता है, तो इसमें विविधता में एकता का वर्णन इस बुक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया, यानी 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया और मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए और मुस्लिमों के लिए एक अलग देश का गठन किया जाए, अलग देश का निर्माण हो। तो मुस्लिम लीग के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया, यानी 2 राष्ट्रों का सिद्धांत, यानी भारत वो 2 राष्ट्रों में विभाजित हो जाए, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए भारत। अब अगला क्वेश्चन है भारत व पाकिस्तान का विभाजन कौन से अधिनियम के तहत हुआ। तो सन 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, यानी अंग्रेजों के द्वारा 1947 में एक अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम के साथ ही विभाजन भी
किया गया था। इसमें विभाजन की बात भी कही गई थी। अब है अगला क्वेश्चन, विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अब ब्रिटिश, इसका आंसर है ब्रिटिश शासन के तहत धार्मिक व राजनीतिक मतभेद विभाजन का मुख्य कारण था। यानी जब ब्रिटिश शासन था तो अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो राज करो। कि उन्होंने सोचा कि अगर ये एक रहेंगे तो अंग्रेजों को मार भगाएंगे यहाँ से, और उन्होंने फूट डालो राज करो नीति अपनाई। तो हिंदुओं में ये भावना बढ़ दी कि जो भारतीय कांग्रेसी नेता हैं वो ओनली हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, देश के विकास, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, आंदोलन किए जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा हिंदुओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो हाँ, तो इसमें अंग्रेज़ों के इसमें ही ये मतभेद पैदा कर दिया गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में धार्मिक आधार पर मतभेद हो गए थे और राजनीतिक आधार पर भी इसमें मतभेद हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? तो क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा। यानी 1947 में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है और उस अधिनियम में ही विभाजन की बात भी कही गई थी और ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा कब की गई? तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। गवर्नर थे उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। तो गवर्नर जनरल माउंटबेटन के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि भारत को आज़ादी तो मिलेगी लेकिन वो विभाजन के साथ मिलेगी, और उस विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को ही कर दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे? हाँ, इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, पाक के प्रथम गवर्नर जनरल व पाकिस्तान के पिता के नाम से जाना जाता है। यानी मोहम्मद अली जिन्ना है, ये मुस्लिम लीग के अग्रणी नेता थे और जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, नया देश बना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था और इसे पाकिस्तान का पिता भी कहा जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना है, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम पक्ष में थे। इन्हीं की देन थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग पाकिस्तान देश बनाया जाए। अब अगला क्वेश्चन, भारत के वे कौन से 2 राज्य हैं जिसका बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी? यानी 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, देश को आज़ादी विभाजन के साथ मिली थी। जब देश के विभाजन की घोषणा हो गई कि देश का विभाजन होगा, तो ये निर्धारित किया गया था कि जो मुस्लिम क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा मुस्लिम निवास करते हैं, उस क्षेत्र को पाकिस्तान, वो क्षेत्र पाकिस्तान हो जाएगा, और जिस क्षेत्र में ज़्यादा हिंदू लोग निवास करते हैं, हिंदू जनता निवास करती है, वो क्षेत्र हिंदुस्तान हो जाएगा। लेकिन समस्या भी ये थी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ मुस्लिम आबादी हो और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ हिंदू आबादी हो। हिंदू और मुस्लिम भारत की सीमा में, यानी भारत के सभी प्रांतों में अलग अलग जगह बिखरे हुए थे। तो ये समस्या पैदा होगी कि अब कौन से क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित किया जाए और कौन से क्षेत्र को हिंदुस्तान घोषित किया जाए। फिर ये निर्धारित किया गया कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा मुस्लिम हैं उस क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित किया जाए और जिस क्षेत्र में ज़्यादा हिंदू हैं उस क्षेत्र को हिंदुस्तान घोषित किया जाए। तो फिर भारत के 2 प्रांत थे उसमें, बंगाल और पंजाब। इस क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों के बजाय ज़्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती थी। अब ये 2 अलग अलग जगह थे। पंजाब वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में था, बंगाल वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में था। अब इन दोनों को एक जगह करना भी पॉसिबल नहीं था, दोनों एकदम विपरीत दिशा में थे। तो फिर इसका नाम ही 2 कर दिए। जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में था पंजाब, उसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा, और जो पूर्व में था, जो बंगाल का बंटवारा करके बनाया गया था, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा। तो इसी प्रकार पाकिस्तान वो 2 भागों में बट गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो
जब विभाजन हुआ तो विभाजन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब और बंगाल प्रांत पर ही पड़ा, क्योंकि इन देश के विभाजन के साथ साथ इन दोनों प्रांतों का भी विभाजन हुआ। पंजाब का आधा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया मुस्लिम आबादी का, और इसी प्रकार बंगाल का आधा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौन से दो इलाके शामिल हैं? तो पाकिस्तान दो इलाकों से मिलकर बना था, ये आपको बता ही दिया कि जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में था, पंजाब को विभाजित करके बनाया गया था, उस क्षेत्र को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और जो बंगाल को विभाजित करके बनाया गया है जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में, उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब है अपना अगला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के उस नेता का नाम बताओ जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी भारत की पश्चिम सीमा प्रांत यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उसके एक प्रमुख नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन जो द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था, ये खान अब्दुल गफ्फार खान इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। ये महात्मा गांधी के कर कमलों पर चलने वाले व्यक्ति थे, उनसे प्रभावित थे, लेकिन यहाँ इनकी विचारों को या इनके विचारों की अवहेलना की गई और देश का विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्यों इसे सीमांत गांधी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो जैसे महात्मा गांधी भारतीय विभाजन के एकदम खिलाफ थे, वो चाहते थे कि इससे देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचेगी। इसी प्रकार ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये भी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। ये भी जो महात्मा गांधी के कदम हैं, उनके विचार उनसे इनके विचार मिलते जुलते हैं। इसी वजह से इनको महात्मा गांधी के विचारों से मिलते जुलते विचारों के कारण इसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का गठन ये पहले ही बता दिया गया, 1906 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, सन 1951 की जनगणना में भारत की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी कितने प्रतिशत थी? यानी अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद 1951 में जो जनगणना हुई थी, देश की आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी, उसमें जो भारत की कुल आबादी थी उसमें 12% आबादी थी, वो किसकी थी? मुस्लिमों की थी। यानी मुस्लिमों की 12% आबादी निवास करती है। यानी देश का विभाजन होने के बाद जो मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए थे, उसके बावजूद भी कुछ मुस्लिम भारत में बच गए थे। तो उन मुस्लिमों की आबादी भारत में 12% थी। तो 12% यानी कम थी, अन्य समुदायों से बहुत कम थी, तो इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासक के समय ब्रिटिश इंडिया कितने हिस्सों में विभाजित था? नाम लिखिए। तो अंग्रेजी शासन के समय ब्रिटिश शासन 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, यानी वे प्रांत जिस पर ब्रिटिश सरकार का सीधा अधिकार था। यानी जो वो भारतीय प्रांत जिसमें शासक नहीं होते थे, राजा नहीं होते थे, उसका शासन सीधा ब्रिटिश शासकों के द्वारा ही किया जाता था, उसको ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत कहा जाता है। अगला है देशी रियासतें, यानी 565 देशी रियासतें थी। अब देशी रियासतों का शासन कैसे होता था? देशी रियासतों में का मुखिया राजा होता था, और वो राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करता था। यानी ब्रिटिश सरकार उस राजाओं के माध्यम से उस देशी रियासतों का शासन करती थी। अब अगला क्वेश्चन है, देश की आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? यानी अपना देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसमें अपने देश में कितनी देशी रियासतें थी? यानी वो क्षेत्र, वो प्रांत जिस पर अंग्रेज़ों का सीधा अधिकार नहीं होकर के उसके राजा होते थे,
कुछ रियासतों के शासक राजा होते थे। वो ऐसी रियासतें 565 थी। अब अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक देश में शामिल हो सकती हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं, ये निर्णय करने का अधिकार किसको दिया गया? यानी अपना देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था तो उसमें जो ब्रिटिश भारत था वो दो भागों में विभाजित था। एक तो वो प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन में थे और एक वो प्रांत जो राजाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार उसके ऊपर शासन करते थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश प्रांतों को जब स्वतंत्रता, उसके साथ साथ देशी रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। लेकिन देशी रियासतों के लिए अब ये निर्धारित नहीं किया गया कि अब ये रियासतें भारत का हिस्सा होंगी या पाकिस्तान का, क्योंकि भारत की आज़ादी के साथ विभाजन हुआ था, उसके दो देश बन गए थे, भारत और पाकिस्तान। अब ये देशी रियासतें भारत में मिलेंगी या पाकिस्तान में, ये अंग्रेज़ों के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया। अब इस चीज़ का निर्णय करने का अधिकार उस देशी रियासतों के शासक को दिया गया कि वो देशी रियासत के शासक चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और अगर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहे तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं। ये पूरा निर्णय करने का अधिकार उस रियासत के राजा को दिया गया था। जनता इसमें अपनी की कोई भी भूमिका नहीं निभा सकती। जनता चाहते हुए भी वो कुछ भी कदम नहीं उठा सकती थी। अब अगला क्वेश्चन है, रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जो किस नाम से जाना जाता है? यानी रजवाड़ों के जो शासक हैं उसमें उन्होंने भारत में मिलने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और उस सहमति पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उस सहमति पत्र को किस नाम से जाना जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। यानी जब इन रियासतों के राजाओं को अधिकार दिया गया कि भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं, तो फिर ये लगा भी ऐसे इस प्रकार से होगा तो देश छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा। अगर ये रियासतें स्वतंत्र रहने का निर्णय करेंगी तो देश तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, देश की एकता अखंडता को हानि पहुंचेगी। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे देश के, तो उनके द्वारा इन देशी रियासतों के शासकों को के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया, उनको भारत में मिलने के लिए राजी किया, और उनके कर कमलों के द्वारा इन देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया। तो उन्होंने मिलने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो देशी रियासत थी उसमें हैदराबाद जो रियासत थी वो सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद रियासत का जो शासक था उसको निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। और हैदराबाद का जो शासक है वो बहुत धनी शासकों में गिना जाता था, धनाढ़ व्यक्ति था, साधन संपन्न व्यक्ति था। और ये जो शासक था ये तो मुस्लिम था, और यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी। यहाँ की जनता है वो हिंदुस्तान में मिलना चाहती थी, और ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहता था, और ये वहाँ की जनता का शोषण करता था। तो जनता में असंतोष पैदा हो गया। अगला क्वेश्चन, रजाकार किसे कहा जाता था? तो रजाकार किसे कहा जाता था? हैदराबाद के अर्धसैनिक बल को। यानी हैदराबाद का जो निज़ाम था वो वहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार करता था, और उसमें जब जनता परेशान हो गई तो वहाँ की जनता ने हैदराबाद का ये निज़ाम था इसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो उसके जनता के आंदोलन को दबाने के लिए निज़ाम ने एक अर्धसैनिक बल तैयार किया। उस अर्धसैनिक बल के द्वारा जनता के आंदोलन को दबा दिया गया, और फिर जनता ने भारत सरकार से गुहार लगाई और भारत ने वहाँ सेना भेजी, और सरकार के द्वारा उसका जो अत्याचार किया जाता था, उस जन को परेशान किया जा रहा था, उसको भारतीय सेना के द्वारा उसको रोक दिया गया। तो ये अंग्रेजी
निज़ाम के द्वारा इनको जो दबाने के लिए जो अर्धसैनिक बल तैयार किया गया था, जनता के असंतोष को, जनता के आंदोलन को दबाने के लिए जो अर्धसैनिक बल तैयार किया गया था, उसे रजाकार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के महाराजा का क्या नाम था? मणिपुर के महाराजा का क्या नाम था? महाराजा भूचंद्र सिंह। तो आज अपन ने 25 क्वेश्चन किए हैं, कल 15 क्वेश्चन और करेंगे। 15 क्वेश्चन का वीडियो कल डालती हूँ, और क्वेश्चन कैसे लगे मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। और 15 क्वेश्चन कल और करते हैं, और उसके बाद अपन सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन बनाएंगे। और तो आप इस क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।